नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के मॉडल पेपर नंबर 10 को हल करेंगे। इससे पहले हम 9 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है इसको हमने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। इससे हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है इसको कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कोरोना कहा जाता है। ठीक है। और जो सूर्य की मध्य परत होती है इसको क्या कहा जाता है? तो सूर्य की मध्य परत को कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में वर्णमंडल बोलते हैं। और जो सूर्य की आंतरिक परत होती है इसको क्या कहा जाता है? तो ये सूर्य की आंतरिक परत है और इसको जो है फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है, या फिर इसको हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अपने देश भारत की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन हो चुका है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस लैब को कोरोना संक्रमित लोगों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाया गया है और इस लैब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है। और ये जो देश की पहली मोबाइल लैब है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है MVRDL। क्या रखा गया है इसका नाम? MVRDL इसका नाम रखा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो अपने देश भारत की पहली मोबाइल लैब है इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है रक्षा मंत्रालय ने। किसने? इसको जो है रक्षा मंत्रालय और DRDO ने मिलकर डेवलप किया है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर चर्चा हुई है DRDO की, तो इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझ लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO का फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है। जो DRDO है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है। और वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है? तो G सतीश रेड्डी जो है ये वर्तमान में DRDO के चेयरमैन है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और ये जो देश की पहली मोबाइल लैब है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है। तो देखिए दोस्तों, जो नुब्रा नदी है, ठीक है, नुब्रा नदी का जो जल है ये सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना होता है। ठीक है। पूरा तो नहीं, लेकिन मोस्टली जो पानी होता है नुब्रा नदी का ये सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना होता है। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस NTPC के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और जो नुब्रा नदी है ये लद्दाख में बहने वाली नदी है। ठीक है। नुब्रा नदी लद्दाख में बहने वाली नदी है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ये है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार या ब्लैक फीवर का रोग वाहक कौन है। तो देखो दोस्तों, कालाजार है इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को ब्लैक फीवर कहा जाता है। और उसका रोग वाहक जो है ये सेंट फ्लाई होती है। ठीक है। सेंट फ्लाई, या फिर इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सिक्ता मक्खी कहा जाता है। और डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो कालाजार है इसको काला ज्वर कहा जाता है, या फिर इसको ब्लैक फीवर कहा जाता है। और ये जो रोग है ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। और यदि स्पेशली आपसे उस प्रोटोजोआ का नाम पूछ ले तो आपको कहना है लीशमीनिया जाति का एक प्रोटोजोआ होता है, इसी के कारण ये जो रोग है कालाजार ये होता है। ठीक है। और इससे जो है हमारी बॉडी का जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसिंग इन एक्शन दी प्रिजनर्स हु नेवर कम टू बैक किताब का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि किसी बुक का नेम जो है वो लॉन्ग होता है तो आपको केवल उस बुक का टाइटल याद रखना है। टाइटल क्या है? मिसिंग इन एक्शन। ठीक है, क्या है टाइटल बुक का? मिसिंग इन एक्शन जो है इस बुक का टाइटल है और इस बुक की राइटर का नाम है चंद्रसुता डोंगरा। क्या नाम है? चंद्रसुता डोंगरा जो है इस बुक की राइटर का नाम है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस बुक में जो है 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में जो सैनिक लापता हुए थे उन लापता सैनिकों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, एक हुआ था 1965 में, एक हुआ था 1971 में। तो इन युद्धों में जो सैनिक लापता हो गए थे उन लापता सैनिकों के बारे में इस किताब में लिखा गया है। और इस किताब का नाम क्या है? मिसिंग इन एक्शन। और इसकी राइटर कौन है? तो चंद्रसुता डोंगरा जो हैं, ये इनकी तस्वीर है, ये जो हैं इस बुक की राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक दी विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है। तो देखो दोस्तों, ये जो पुस्तक है दी विनिंग सिक्सर, ये हाल ही में लॉन्च की गई है और इसके राइटर का क्या नाम है? तो W.V. रमन जो है इस पुस्तक के राइटर का नाम है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो W.V. रमन है ये कौन है? तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के उपकरण ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था और यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो विमान होते हैं या फिर जो हवाई जहाज होते हैं उनमें एक उपकरण लगा होता है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर उपकरण लगा होता है ब्लैक बॉक्स और स्टूडेंट क्या करते हैं कि ब्लैक देख के ब्लैक पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो है ये नारंगी होता है, यानी कि ऑरेंज होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो ब्लैक बॉक्स डिवाइस है ये क्या होता है? तो एरोप्लेन की पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है ये बॉक्स। ठीक है, और अगर एरोप्लेन का एक्सीडेंट होता है या फिर अन्य कोई दुर्घटना होती है तो ब्लैक बॉक्स को ही चेक करके पता लगाया जाता है कि एक्सीडेंट के पहले या फिर दुर्घटना के पहले उस विमान में क्या एक्टिविटी हुई थी। ठीक है, ब्लैक बॉक्स या फिर इसको क्या कहा जाता है? या फिर इसको फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। इस डिवाइस को या तो ब्लैक बॉक्स कहा जाता है या फिर फ्लाइट रिकॉर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा निम्न में से किस साम्राज्य की मातृभाषा थी। तो देखिए दोस्तों, जो कन्नड़ भाषा थी ये राष्ट्रकूटों की मातृभाषा थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रकूट वंश है ये दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली वंश था। ठीक है, और जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। तो मान्यखेत जो है ये राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आपको बताना है कि वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन से 2 आंसर निकलते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वोट डालने की जो एज है ये 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो आपको कहना है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। और आपसे पूछा जाएगा कि ये कब की गई थी। तो आपको कहना है ये 1988 में की गई थी। ठीक है, और वयस्क मताधिकार की आयु का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 326 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, हुक्का वांग घाटी टाइगर रिजर्व किस देश में है। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो जो हुक्का वांग घाटी टाइगर रिजर्व है ये म्यांमार देश में स्थित है। कहाँ पर? ये म्यांमार देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और ये जो टाइगर रिजर्व है ये विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आपको याद रखना है कि जो हुक्का वांग टाइगर रिजर्व है ये विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यदि हम बात करें इसके एरिया की, इसके क्षेत्रफल की, तो 6000 वर्ग किलोमीटर, कितना? 6000 वर्ग किलोमीटर जो है इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है। ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमी का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है RBI। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो तत्काल सकल निपटान है इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है। तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है RTGS। क्या कहा जाता है? RTGS इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है,
और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये कब से लागू किया गया था। तो ये अक्टूबर 2013 से लागू किया गया था। कब से? अक्टूबर 2013 से लागू किया गया था और इसकी देखभाल जो है आरबीआई के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, कोई भी दिवस हो उसकी थीम तो हमें पता होनी ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को, कब? 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय जहाज मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ था। ठीक है, मुंबई से ब्रिटेन देश के लिए पहला भारतीय जहाज जो है ये रवाना हुआ था। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1964 से। कब से? 1964 से जो है इस दिवस की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है इसका आयोजन किया गया है अपने देश भारत और इंग्लैंड की सेना के बीच में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है इसका वर्जन भी आपसे पूछा जाएगा कि इसका कौन सा वर्जन है। तो ये इसका 5वां वर्जन है। ठीक है, और कोई भी युद्ध अभ्यास हो उसका स्थल भी पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपको 3 फैक्ट यहाँ से याद रखना है कि ये जो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास है ये अपने देश भारत और इंग्लैंड के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसका कौन सा वर्जन था? तो आप कहेंगे इसका 5वां वर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारतीय इतिहास में किस कार्य का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं इनको जो सती प्रथा पर रोक लगाने का श्रेय दिया जाता है या फिर सती प्रथा की समाप्ति का श्रेय दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है सती प्रथा की। तो सती प्रथा से एक और फैक्ट पूछा जाता है कि सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख है ये कहाँ से मिला था? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख मिला था ऐरण अभिलेख से। कहाँ से मिला था? ऐरण अभिलेख से मिला था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो क्यूसेक है इससे जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट कौन है? तो देखिए दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है या फिर जो अयोध्या मंदिर है इसका शिलान्यास कब किया गया था ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसका शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त। ठीक है, इसका शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त 2020 को। ये डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकाल देने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करता है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम दूध से क्रीम अलग कर देंगे तो जो दूध का घनत्व है ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल। तो देखो दोस्तों, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो जो उसके अणु हैं इनकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है, और जब किसी गर्म वस्तु को ठंडा किया जाता है, जब किसी गर्म वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची है इसमें 2 लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, 2 लोगों को शामिल किया गया है। कौन कौन को? एक तो गौरव गुप्ता और दूसरे बावजूस रविंद्रन। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची है इसमें जो है ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है, ऐसे लीडर्स को शामिल किया जाता है जिनकी उम्र जो है 40 साल से कम हो और इन्होंने नया स्टार्टअप किया हो और नाम कमाया हो। तो देखिए दोस्तों, जो गौरव गुप्ता हैं इनको शामिल किया गया है। ये कौन है? तो ये जोमेटो के संस्थापक हैं। ठीक है, ये जो हैं ये जोमेटो के संस्थापक हैं। और जो बावजूस रविंद्रन हैं ये कौन है? तो आप लोगों ने देखा होगा या फिर इस ऐप से पढ़ाई की होगी, वाईजस एजुकेशन ऐप। ठीक है, वाईजस एजुकेशन ऐप आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर इसकी ऐड देखी होगी। तो वाईजस जो एजुकेशन ऐप है इसके संस्थापक हैं बावजूस रविंद्रन। ठीक है,
और यहाँ पर बात हुई है WEF की, तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसको कहा जाता है विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो है इसका हेड क्वार्टर स्थित है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, हाल ही में बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हो गया है। तो ये जो बलवीर सिंह खुल्लर हैं ये किस खेल से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे हॉकी से। किससे संबंधित थे, ये हॉकी से संबंधित थे। और ये 2 बार ओलंपिक पदक विजेता टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं। तो जो स्वराज पार्टी है इसके संस्थापक 2 लोग हैं, एक तो मोतीलाल नेहरू और दूसरे चित्तरंजन दास। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को, कब 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया था गुप्त वंश के शासकों ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये जो महरौली स्थान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त सेकंड। कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये गुप्त वंश का शासक था। और इसी के द्वारा महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया गया था। इस स्तंभ की यदि हम बात करें हाइट की कि इसकी हाइट कितनी है, तो 7.2 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का संस्थापक भी आपसे पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो जो श्रीगुप्त है इसने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त जो है ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। कोई भी फैक्ट हो आपके एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन बनता है, तो जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ उसको आप अच्छे से याद रखें। आप चाहें तो इन फैक्टों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर का नया नाम क्या रखा गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो सुल्तानपुर शहर है ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका नाम बदल के कुशभवनपुर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग, इसको शॉर्ट में DIPP कहा जाता है। तो DIPP का नाम बदलकर क्या हो गया है, तो देखिए दोस्तों DIPP का नाम बदलकर हो गया है DPIIT। क्या हो गया है, DPIIT हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और डिटेल में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों जो DIPP डिपार्टमेंट था इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसको हिंदी में कहा जाता है उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है DPIIT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जाना जाता है रज़्मनामा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था वादायनी ने। किसने किया था, वादायनी ने किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत जो है इसके राइटर कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो जो वेद व्यास हैं ये महाभारत के रचयिता हैं। ठीक है, और इसका फारसी में अनुवाद किया था अकबर के कहने पर वादायनी ने। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वादायनी ने। ठीक है, वादायनी ने ही रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस मॉडल पेपर से।
क्वेश्चन कह रहा है कि यह कौन निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो विधान परिषद के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं, या फिर जो भी इसका आंसर हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, मुख्यमंत्री, इसके बारे में भी आप डिटेल लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके भाई बहन या फिर रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। और क्या करना है कि इसी प्रकार के जो हमारे मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, अभी तक हम 10 पार्ट बना चुके हैं। सारे पार्ट आपको यदि एक साथ देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी हमारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इस साल के जो करंट अफेयर्स के मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उन पर भी मैं वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूं। तो यदि आप चाहें तो वो सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।